Hello and welcome to Synopsis. This is another important lecture in guidance series. तो आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं कि आईएएस बनने के लिए या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कंटेंट, दूसरा होता है गाइडेंस। तो कंटेंट पर तो सिनॉप्सिस इज़ अ कंटेंट बेस्ड कोचिंग। हम कंटेंट पर कितना काम करते हैं, यू आर वॉचिंग दिस, काफ़ी टाइम से देख रहे हो। गाइडेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, इसको आप कितने भी पैसे देकर नहीं खरीद सकते हो। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मेंस आंसर कैसे होना चाहिए। एक रियल टाइम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने पर कितना टाइम देना चाहिए, देन इसके बाद कैसे टॉपिक, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। इसके बाद अप्रोच देखेंगे, फ्लो ऑफ क्वेश्चन, अप्रोच के टाइम पर क्वेश्चन आपको बार बार देखना क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ समझेंगे। देन इसके बाद जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, कमेंट, यहाँ पर कमेंट पूछा हुआ है क्वेश्चन में, अगर कमेंट नहीं होता तो रिलेटेड वर्ड, क्रिटिकली कमेंट, ऐसे बहुत से रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं। इसमें हम दो चीज़ों को समझेंगे डिफरेंस, और बाद में इनको एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। जो ये लेक्चर है ये आपको गाइडेंस सीरीज़ में भी मिलेगा। सिनॉप्सिस का आंसर राइटिंग पोर्टल है, यहाँ मिलेगा। साथ में जो ये पेड क्लासरूम कोर्सेज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ है, ये सब पार्ट है। एक्चुअली दिस लेक्चर इज़ फ्री। तो आंसर राइटिंग पोर्टल अगर आप देखो सिनॉप्सिस का, तो यहाँ क्लियरली हमने ये मेंशन किया है, दिस इज़ आंसर बिल्डिंग नॉट हैप्पैज़ार्ड आंसर राइटिंग। जो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप इनसाइट्स पर सर्च कर सकते हो, एक बार उनकी अप्रोच देखो कैसे उन्होंने बताया। दैट इज़ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम एंड यू विल कम टू नो दैट इज़ रैट रेस। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, और बिलीव मी ये क्वेश्चन 4-5 साल लिखा हुआ है, अगले 20 साल के लिए भी रिलेवेंट होने वाले। कास्ट का क्वेश्चन 1960s से पूछते आ रहे हैं। ठीक, ये फालतू की बकर वी आर नॉट डूइंग। और यहाँ पर आपको GS 1 2 3 4 बेस्ड मिलेंगे। GS में अभी केस स्टडीज़ और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जैसे जैसे होंगे सेक्शंस ऐड होते जाएंगे। ये GS 1 सोसाइटी का क्वेश्चन है। सिनॉप्सिस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट ही होता है स्कैम ऑफ आंसर राइटिंग से, इस वीडियो को देख लेना। देन एक डिस्क्लेमर है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आई विल नेवर टेल कि आप कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो किसी भी कोचिंग की, बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो हमेशा, ये आपके काफ़ी मिथ्स को दूर कर देगा। सेम चीज़ ऑप्शनल में होती है, और ऑप्शनल में तो सीधे सीधे दो चीज़ें होती हैं, सिलेबस प्लस क्वेश्चन पेपर। और फिर कुछ टिप्स के आंसर राइटिंग, मेरी आंसर राइटिंग के लिए मैंने राइटिंग कैसे इम्प्रूव की, डेटा फेयर बहुत होता है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेक्चर पहले तो सबसे भुवन और कचरा, ये एक क्लासिकल मूवी है, नॉट ऑन फ्रीडम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल या फिर राजा महाराजा की। दिस इज़ मेनली, जो इस मूवी को मैंने देखा है कई बार, हर एक कैरेक्टर के लिए देखा है, एक बार इनके लिए देखा है, सब नहीं देखा हो, लेकिन एक दो बार आप कचरा के लिए ये मूवी देख के देखना। एक बार वो जो राजा साहब है, आपको समझ में आएगा कितने बेचारे हैं वो। एक बार सरपंच के लिए देखना, तो इस तरह से आप देखो। एक बार वो बाबा है, उनके लिए देखना। तो ये क्वेश्चन UPSC का 2018 का है, और इसमें जो मेन चीज़ है 10 मार्क्स में लिखना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही लिखना सीखेंगे इसको। GS 1 में सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का मतलब आपके पास 175 मिनट है। 250 वर्ड्स 250 मार्क्स, इसका मतलब 7 मिनट पर 10 मार्कर। ठीक है, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो, 20 क्वेश्चंस होते हैं या 250 नंबर का है, आपको नहीं आता पूरा, तो आप किसी क्वेश्चन के लिए 8 या 9 मिनट दे सकते हो। और ये जो 150 वर्ड्स के क्वेश्चन है, आजकल UPSC क्या कर रहा है, पहले यूनिफॉर्म टाइप के क्वेश्चन पूछता है 12.5 मार्क्स इंटू 20, अभी पूछ रहा है पहले 10 क्वेश्चन इंटू 10 मार्क्स, तो ये आपके छोटे 150 वर्ड्स के हुए। और इसके बाद 15 इंटू 10, ये आपके 250 वर्ड्स में लिखने हैं। तो ये तो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे, बट जब आप आंसर लिखो तो ट्राई करो कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एटलीस्ट स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो इनकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन से इंप्रेशन देते हो, तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन के लिए आप 8-9 मिनट भी ले सकते हो। और थोड़ा बहुत आपको हो सकता है 2-3 क्वेश्चन नहीं आते हो, मार्क्स लाने के लिए 250 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना इज़ नॉट नेसेसरी। आप 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी 100 मार्क्स ला सकते हो, 250 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी 70 मार्क्स ला सकते हो। GS 4 में आजकल हो ही रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ कमेंट लिखा हुआ है। कमेंट नॉर्मली कैसे आता है, एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, 2018 का मेंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, क्या कमेंट करने के लिए क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया, कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज़ एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स। अब ये दो टर्म्स क्यों दिए UPSC ने आपको, आइडेंटिटी और एसोसिएशनल फॉर्म्स से ऐसे भी लिख सकता था, कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू फॉर्म्स,
ठीक। तो हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया, इन्होंने कंक्लूजन ही दे दिया कि ऐसा हो रहा है, इस वजह से इरेडिकेट नहीं हो रहा है। अब इसका कमेंट करने में आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसका फेवर लो डिसफेवर लो, बट लेकिन क्योंकि आप जानते हो ये सच है, एक क्रूड सच्चाई है इंडिया की, तो आप आई विल टेल कि आप इसका फेवर ही लो स्टेटमेंट का, ठीक। इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी और एसोसिएशनल फॉर्म्स, ये मेनली इंट्रो बताएगा, ये आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बताएगा, कंक्लूजन तक जाएगा। लेकिन जो ये आइडेंटिटी और एसोसिएशनल फॉर्म्स है, इनका क्या करना है, क्यों दे दिया, ये आपको एग्जांपल्स में देने पड़ेंगे कि आइडेंटिटी क्या है, 2-4 एग्जांपल दो कि इस तरह की कुछ न्यू आइडेंटिटी दे दी और इस तरह की कुछ एसोसिएशनल फॉर्म। आइडेंटिटी मतलब हो गया लोग शो कर रहे हैं कि हमारा डेप्रीवेशन हुआ है, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, माइग्रेट कर रहे हैं तो वो अपनी कास्ट के लोग देखते हैं, ये न्यू आइडेंटिटीज़ हैं। और एसोसिएशनल फॉर्म्स मतलब कुछ आप उसमें ग्रुप दे दो, पार्टी दे दो, ठीक है, डिमांड फॉर रिजर्वेशन जो पटेल और जाट एजिटेशन हुए हैं, पार्टी बेस्ड टिकट, ये सारी एसोसिएशनल फॉर्म्स हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करना है, इसका अप्रोच देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, ये याद रखना 150 वर्ड्स का है, क्वेश्चन हमेशा पढ़ते रहो। तो इंट्रोडक्शन, आइडियली अगर ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आई वुड हैव अप्रोच दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप, फ्लो ऑफ आंसर इस तरह का होता, इंट्रोडक्शन करता, डिफाइन करता, देन पहले जब ये न्यू आइडेंटिटीज़ ले रहा है तो इसका मतलब कुछ ओल्ड आइडेंटिटीज़ रही होंगी, तो मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज़ एंड ये, तो मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ तो बताओगे, कुछ अटेम्प्ट्स तो हुए हैं चेंज करने के, क्योंकि मतलब ये कह रहा है कि न्यू आइडेंटिटीज़ एज्यूम कर रहा है, इसका मतलब पुराने, न्यू चीज़ कब होती है, जब कोई पुराना स्ट्रक्चर है इस पर लोग हमला करते हैं कि ये नहीं है, तो फिर जो नया स्ट्रक्चर आता है उसको हम कहेंगे न्यू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आपको ये सब समझना है इस क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। इसके बाद आप आओगे यहाँ पर हेंस कास्ट सिस्टम, तो ये यट एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज़, यहाँ पर आपने बताया तो कुछ अटेम्प्ट्स हुए हैं, इतना होने के बाद भी न्यू आइडेंटिटीज़ एज्यूम कर रहा है। इसके बाद वाई क्यों कर रहा है, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन। अब आप ये समझो, ओल्ड आइडेंटिटी पहले ये था, कोई आया लीडर, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर, गांधी जी, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, फिर भी अब कुछ हो गया, तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर इन दोनों कीवर्ड्स को, न्यू आइडेंटिटी और एसोसिएशनल फॉर्म्स को आप एक्सप्लेन करोगे कि देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसके बाद वाई मतलब ये है कास्ट सिस्टम, ये आप कमेंट को आप यहाँ से एड्रेस करना शुरू करोगे। तो आइडियली ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ, ट्राई करो इसको आप इंट्रोडक्शन 1+2+3 में डालो, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन आप इंट्रो में डिफाइन भी कर सकते हो। तो ये फ्लो ऑफ आंसर है। पहले हम आंसर का फ्लो देखने से पहले ये समझते हैं कि ये डायरेक्टिव वर्ड कमेंट क्या कहता है, ठीक। कमेंट में ये होता है मेन पॉइंट पिक करो, जैसे इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है कि इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया, तो ये मेन पॉइंट है, अपनी ओपिनियन दो। अब देखो ओपिनियन दो, लेकिन बिलीव मी आपकी ओपिनियन कुछ होती नहीं है। आपने ओपिनियन कैसे बनाई है, तो रवीश कुमार को देख के बनाई होगी या फिर सुधीर चौधरी को देख के बनाई होगी, तो वो दोनों ही ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं, आपको राज्यसभा टीवी की या डीडी न्यूज़ की ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। तो ओपिनियन आपकी फॉर और अगेंस्ट हो सकती है, एविडेंस और फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट से आपको इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन दो आप वहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स, डायग्राम, केस स्टडीज़, एग्जाम्पल जो भी दे सकते हो दो। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने न्यूट्रल टाइप ग्राउंड तो लो, लेकिन आपको ओपिनियन देनी है, मतलब ये न्यूट्रल ग्राउंड है लेकिन आप एक फेवर में आर्ग्यूमेंट दो, दोनों में दोगे तो टाइम लग जाएगा। कंक्लूजन दो, वे फॉरवर्ड दो, हाउ टू इम्प्रूव, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इस तरह की चीज़ें दो। इस क्वेश्चन के लिए दो तरह की अप्रोच आप ले सकते हो कि मैं इसके फोर में जा रहा हूँ, फेवर में। ज़्यादा इजी है बताना कि कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इंडिया। देखो बड़ा सच यही है, आप रेडिकल दे सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, कास्ट सिस्टम तो इरेडिकेट हो गया है, आप इसमें भी जा सकते हो, हालांकि इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आई विल टेल, दोनों तरह से आंसर लिख के देख लो। ट्राई टू राइट दिस आंसर फ्रॉम बोथ परस्पेक्टिव्स। एक बार ऐसे भी लिख के देखो, फोर में भी लिखो, एक बार अगेंस्ट में भी लिखो, इतने ही, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करो। अननेसेसरी अंधमारी में 10 क्वेश्चंस मत प्रैक्टिस करो। इसी को क्वेश्चन को आप एक बार लिखो आर्गुमेंट 4 में, आप इसका ओपिनियन इसके लेके देखो, अगेंस्ट लेके देखो, और कुछ है दोनों लेके देखो कि हाँ ये भी है ये भी है, फिर देखो क्या ऑप्टिमाइज़ आप कर पा रहे हो। तो ये तो हुआ कि अगर वर्ड होता कमेंट,
अब अगर वर्ड होता है रिलेटेड वर्ड, एक होता है क्रिटिकली कमेंट, अगर ये होता तो यहाँ पर फेयर जजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। क्रिटिकली कमेंट, जब भी क्रिटिकली आता है तो आपको जजमेंट देना होता है, यू आर एक्टिंग लाइक अ जज। यहाँ पर आपको ग्रिम साइड पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, यहाँ आपको बन जाना होता है द हिंदू। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एंटी हिंदू है वो द हिंदू ही है। कॉन्स पे आप फोकस करो, इश्यूज़ पर, लूप होल्स पर, इन सब इस टाइप की चीज़ों पर फोकस करो। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, आप अपने आंसर को प्रोज से भी बताओ। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूरी हो जाता है कि आप प्लस साइड भी लो, माइनस साइड भी लो, लेकिन माइनस साइड को ज़्यादा फोकस करो। कमेंट में क्या है, आप एक पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो, कंक्लूजन विल बी सेम। अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है फ्लो ऑफ आंसर, बताते हैं। यहाँ कमेंट है, मैं इस क्वेश्चन को फ़िलहाल आर्ग्यूमेंट 4 में जा रहा हूँ, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करने पे जा रहा हूँ कि ऐसा होगा। तो देखो 2-3 चीज़ें हैं, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 150 वर्ड्स आइडियल तरीका ये होता है कि आप इंट्रोडक्शन करते, डिफ़ाइन करते, वहाँ पर बताते, डेफिनेशन में आप क्या बता सकते हो, कास्ट को ही डिफ़ाइन कर सकते हो, कास्ट सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कास्ट सिस्टम को डिफ़ाइन क्या करना होगा, ये एक हायरार्किकल रिग्रेसिव टाइप का इंस्टीट्यूशन है। कास्ट सिस्टम एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन की मीनिंग क्या होती है, इसको एक बार समझ लेना आप। जहाँ पर इंडिविजुअल्स को सोशल पोजीशन एस्क्राइब की जाती हैं अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट सोशल रिसोर्सेज या आइडेंटिटीज़, ठीक है, जो कि आपका चतुर्वर्ण सिस्टम से आया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से मायावती आई तो इन्होंने पलट दिया, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। दैट इज़ अनदर थिंग, बट ये चीज़ चल रही है। कास्ट सिस्टम ब्राह्मणाज में भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। साथ में इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, आप सेंसस पढ़ना, हर रिलीजन में है, हर मेजर रिलीजन में। हिंदुइज्म में भी है, इंडिया में जोड़ के देखा जाता है कि ये हिंदुइज्म से है, हिंदुइज्म में है, इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में भी कास्ट सिस्टम है, सिख में भी है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी है। तो ये आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ओल्ड आइडेंटिटीज़ आप बताओ कि पहले क्या था। जैसे कि हमने कहा ना, एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटी, तो भैया इस चीज़ को अगर आप अच्छे से बता ले गए तो न्यू आइडेंटिटी, पहले कुछ ओल्ड आइडेंटिटी थी और फिर उसके बाद चेंजेस हुए, फिर यट न्यू आइडेंटिटी। तो इसको करते करते आपका टाइम चला जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बेटर ये है कि पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 को क्लब करो। इसमें आप सीधे बताओ कि ओल्ड आइडेंटिटी बता दो। ओल्ड आइडेंटिटी ऐसे बताओ कि ओल्ड आइडेंटिटी के रीजंस क्या थे। जैसे अगर मैं आपको कुछ कहूँ, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ओल्ड आइडेंटिटी का जो रीज़न है वो हो सकता है, एक तो मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। दूसरा, आपका लिटरेचर रिलीजन पर ज़्यादा फोकस था, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो उस टाइम पे पॉपुलेशन थी या कंट्रोल ऑफ ऑन रिसोर्सेज था, वो अपर कास्ट का था, क्योंकि जो अपर कास्ट थी वो डायरेक्टली किंग से रिलेटेड थी। और जो सामंतवादी सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम ऑफ इंडिया है, वो इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। किंग क्या करता था, ये किंग है, अब इसको मान लो इसकी टेरिटरी किंग की यहाँ तक है, अब किंग को यहाँ का एरिया संभालना है, तो क्या करेगा, एक अपर कास्ट के इन्फ्लुएंशियल बंदे को यहाँ भेज देगा, कहेगा वहाँ आप लेबरर्स रखो। तो लेबरर्स जो होते हैं वो लोअर कास्ट के होते हैं, और जो ये बंदा इन्फ्लुएंशियल बंदा ये गया, दिस इज़ फ्रॉम अपर कास्ट। तो ये सिस्टम चलता आया। तो उस टाइम पे कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज भी अपर कास्ट के पास था। देन इसके बाद आप क्या लिख सकते हो कि रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल ऑफ लॉ नहीं था, जमींदारी चल रही थी, कुछ भी चल रहा था। पॉलिटिकल और सोशल राइट्स ऑफ सिटीजन्स नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एंड सोशल इंफ्रा नहीं था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ओल्ड आइडेंटिटी चली गई, आती गई, बन गई, ठीक है। अब इन चीज़ों को आप बेटर है इस क्वेश्चन के लिए, आई वुड सजेस्ट यू कि इस क्वेश्चन के लिए आप ऐसे बनाओ, रीजंस ऑफ ओल्ड आइडेंटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह का कुछ बनाओ। अदरवाइज आपके पास पेज टाइम नहीं बचेगा। आपके पास 2 पेजेस हैं, इसमें आपको पूरा आंसर लिखना है और मैक्सिमम आप इसमें 120 वर्ड से ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, तो बेटर है ये करो। इसके बाद इन ओल्ड आइडेंटिटीज़ पर अटैक क्या हुआ, कुछ अटेम्प्ट्स बताओ जो चेंज करने के लिए हुए। अटेम्प्ट्स क्या क्या हुए, आपने क्या क्या पढ़ा है, जनरली सोचो, ठीक है। हिस्ट्री से सोचो, हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा। तो ऐसे कास्ट के लिए भी हुए, कास्ट बेस्ड मूवमेंट आपको स्पेक्ट्रम के जो याद हो 2-4 लिख दो, ठीक है। कुछ लीडर्स के नाम लिखो, ठीक है। सबसे बड़े लीडर कौन थे, गांधी जी। गांधी जी का एक ही कंट्रीब्यूशन मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, उनका था पूना पैक्ट। अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो जैसे हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग कंट्रीज़ हो गई, वैसे हिंदू में भी आज अपर कास्ट, कास्ट हिंदूज और
दलित्स, डिप्राइव्ड सेक्शन अलग अलग होते। तो गांधी जी का ये रियल में इंपॉर्टेंट, गांधी और अंबेडकर उनके बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। तो उनके कुछ लीडर्स के नाम लिखो, गांधी का नाम लिखो, अंबेडकर का नाम लिखो, और जो आपको 2-4 ऐसे लीडर रिफॉर्मर के नाम लिखने हैं वो लिखो। देन इसके बाद लॉ बताओ। अगेन ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको भी आपको कुछ इसी तरह का गोले बना के बताना चाहिए, ठीक है, कि कुछ लॉ आए थे। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, ठीक है, प्रीएम्बल की बात कर लो या जिसकी भी बात करनी है, ठीक है। इसके बाद सेकुलराइजेशन की बात करो। सेकुलराइजेशन देखो, कास्ट इज रिलेटेड टू सेकुलर, नॉन सेकुलर सिस्टम। सेकुलराइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बीइंग सेकुलर। सेकुलराइजेशन का मतलब होता है वो वाली स्टेट जहाँ पर आप स्टॉप करते हो फॉलोइंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उस टाइम पर सोसाइटी सेकुलराइजेशन की तरफ बढ़ती है। आज के टाइम में सेकुलराइजेशन हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा, ठीक है। आज भी आपको शादी करनी होती है तो आप कहते हो पंडित जी मंत्र पढ़ दो, तो काफ़ी चीज़ें, तो इस तरह के कुछ अटेम्प्ट्स किए गए। तो ये आपका पूरा इंट्रो का पार्ट अगर आपने बना दिया, और इस पूरी चीज़ को, जरूरी नहीं है इंट्रो आपका फिर 4 ही लाइन में हो, ये चीज़ आप इतने पार्ट में दे सकते हो। इंट्रोडक्शन में लिखो, और अगर ये कर लिया तो आपको डिफाइन करने की नीड नहीं है, सीधे बताओ कि कास्ट सिस्टम इज़ अ रिग्रेसिव सिस्टम, जिसको रिमूव करने के लिए, जिसको हटाने के लिए बहुत से प्रयास किए गए पुरानी आइडेंटिटी। तो उन प्रयास को आप ये चीज़ यहाँ पहले नंबर पे डाल सकते हो, इसको दूसरे नंबर पे, ये सब करके देख लो, आपको जैसे अच्छा लगे। कुछ इवैल्यूएट कराना है टेस्ट सीरीज़ के आप स्टूडेंट हो, आप दोनों तीनों तरह से लिख के इवैल्यूएट भी करा सकते हो, ठीक है। तो कौन सा अच्छा होगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी तरह से 50-60 क्वेश्चन लिख लो, सफिशिएंट है। तो कुछ अटैम्प्ट बताओ कि कैसे हुई। यट अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। अब अनदर हाफ पार्ट में आप ये या तक यहाँ तक या यहाँ तक, या इनफैक्ट यहाँ तक, मेन पार्ट ही यही है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यट इट इज़ एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज़, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। जैसे न्यू आइडेंटिटीज़ में क्या है, आइडेंटिटी और फॉर्म, आप दोनों को कंबाइन करके एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे क्या हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, वोट बैंक मत लिखा करो, ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर आप पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप पीपीजी लिख लिया करो, ठीक है। अपने कास्ट के डेप्रिवेशन को लेके जो ग्रुपिंग बनी है, जैसे आजकल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेके जो डिमांड है, ठीक है, जैसे आपने देखा पटेल्स में हुई है, जाट एजिटेशन हुई है, इस तरह की दो, ठीक है। जो आपकी टिकट दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अकाली दल इसका एग्जांपल है, ठीक है, बहुत से हैं। बीएसपी को यहाँ मत ऐड करो, क्योंकि बीएसपी के एक साथ खास बात है कि वो एक बड़ा मूवमेंट था, बहुजन समाज पार्टी, खुशीराम और मायावती का एक बड़ा मूवमेंट था। उसने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत बड़ा फ़र्क लाया। अगर जब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता है काशीराम आंदोलन। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जब आप लिखना हो, बीएसपी का नाम डालो। इसके बाद कुछ आपको एग्जांपल दिखते हैं, कोएलिशन पॉलिटिक्स दिखती है, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल आपको दिख रहा है, कांग्रेस और जेडीएस का जो सिस्टम बना, अलायंस बना था कर्नाटका में, वो ऐसे ही बना था। इसके बाद और क्या क्या न्यू फॉर्म्स और एसोसिएशन हो सकती हैं, रीजनल कास्ट एसोसिएशन, मतलब इनका तो एग्जांपल दे दो, ब्राह्मण महासभा, ठीक है, क्षत्रिय बचाओ अभियान, फलाना ढिमका, बहुत चलते हैं, हर कास्ट में ये चीज़ है, ठीक है। अग्रवाल महासभा बहुत चलती है, हमारी मिठाइयाँ नहीं बिक रही हैं तो अग्रवाल खतरे में है। देन इसके अलावा और क्या होगा, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, इंडिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर फ्रेगमेंटेड कास्ट स्ट्रक्चर है। इस वजह से जो अर्बन इंडिया में दलित और लोअर कास्ट हैं, जो सेंसस है वो ये कहता है कि जो इंडिया के जो मुंबई के जो स्लम हैं उसमें अराउंड 27% एससी और अराउंड 18% एसटी रहते हैं, ठीक है। लोअर कास्ट के लोग स्लम्स में अराउंड 82% रहते हैं, ठीक। आई थिंक दिस नंबर इज़ मोर, ठीक। तो अराउंड इतना है 70-80%। तो ऐसे लोग कहाँ अर्बन घेटों में रह रहे हैं, इस तरह से आप बताओ कि ये न्यू आइडेंटिटीज़ एज्यूम कर रहा है, ठीक। ये होते होते आपका एक पेज भर जाना चाहिए। अब आप आओगे वाई, तो आप ये इट इज़ एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज़, अभी भी आप इस चीज़ पर नहीं आओ। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का इस वाले पार्ट को एड्रेस करोगे, वाई क्यों हो रहा है। अब आपको ये बहुत से रीजंस पता हैं, क्यों पता है आपको। पहली चीज़ तो देखो, सबसे पहली बात है रिजर्वेशन मिल रहा है, ठीक है। इंडिया में एक कल्चर, मैं छोटी कास्ट या बड़ी कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको जहाँ रिजर्वेशन मिल रहा है वो ले रहे हैं। बड़ी कास्ट के लोग भी तो छोटी कास्ट में आ रहे हैं, ठीक है। जाट बेस्ड एजिटेशन या फिर जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं लोगों, क्या है। तो इंडिया में कल्चर है अपना रोना रोने का। रियलिटी शोज में आप बता दो कि मैं इतना गरीब हूँ, मतलब फट पड़े दुनिया, ठीक, रो दे ऐसे बिल्कुल, ठीक, तो आप सक्सेसफुल हो, ठीक। आप चले गए, आपने कहा मेरी एक टांग कट गई थी, बाद में दोबारा हो गई, मेरी पूंछ नहीं थी, फिर बाद में वापस आ गई, लाइक दैट कुछ भी आप बक दो। टॉपर स्टॉक में लोग क्या कहते हैं,
मैं इतना गरीब था, मैं इतना अमीर था, फिर भी मेरे लिए इशू ये था कि मेरे पेरेंट्स दोनों आईएएस थे लेकिन उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो रोना है, चाहे आप रैंक 1 रैंक 2 हो, चाहे आप रैंक 13 हो, 15 18 कुछ भी हो, इंडिया में कल्चर है रोने का, तो रो गया। तो इट मीन्स आपको रिजर्वेशन चाहिए। आपको पता है कि अगर हम अपना रोना कंटिन्यू रखेंगे, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन 2 चीज़ों के बेस पर रिजर्वेशन मिलता है इंडिया में, कास्ट के बेस पे नहीं मिलता है। अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन रीजन्स जो है आर्टिकल 371A में है, कर्नाटका धारवाड़ रीजन, ये पढ़ना, वहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है। अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन रीजन के बेस में, कम्युनिटी के बेस पे भी रिजर्वेशन मिलता है, रिलीजन के बेस पे भी रिजर्वेशन मिलता है, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनके बेस पर मिलता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आप बताना चाहते हो कि हम तो एक्सक्लूडेड हैं, ठीक है, हमारे साथ तो बुरा हुआ, ठीक है। अपर कास्ट वाले बोलते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम तो मंत्र पढ़ते रहते हैं, लोअर कास्ट बोलते हैं हम गरीब हैं, हमारा शोषण हो रहा है। तो सबको बताना है कि हम तो मतलब कमज़ोर हैं, तो कास्ट सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा तीसरी चीज़ अगर हम दे पाएँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं वो, ऑल्दो उनको पॉजिटिव वे में बनाया गया था, लेकिन उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प की। जैसे आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16(4)(b रिजर्वेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 17 है, और भी आर्टिकल 21, इनको आप सबको बता सकते हो। ऑल्दो ये सब पॉजिटिव वे में बनाए गए थे, लेकिन ऑफ लेट इनका यूज़ करके आप बता रहे हो कि देखो हमारे साथ गलत हुआ, ठीक है, हमारे साथ गलत हो रहा है, इस वजह से हम अपने सोशियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं सर्व कर पा रहे हैं, तो जो ये इंटरवेंशन है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए वो होनी चाहिए। तो इस तरह के आप कुछ रीजंस दोगे। इसके अलावा देन ये सोसाइटी का ही क्वेश्चन है। सोसाइटी में एक माइग्रेशन की बात आती है। जब भी माइग्रेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है इंडिया में, फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन सिटीज़, ठीक है। तो जब भी रूरल लोग माइग्रेट करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कास्ट के कुछ लोग मिले या उनकी कास्ट की एक कॉलोनी मिल जाए, वहाँ पर वो रहते हैं, तो एक कास्ट ग्रुपिंग है वो स्ट्रेंथन होती है। देन इसके अलावा इंटरकास्ट मैरिजेस, बहुत कुछ लिख सकते हो लेकिन इतना सफिशिएंट है, 4-5 पॉइंट आप लिख दो, और जो भी पॉइंट आप सोच सकते हो यहाँ इस पोर्टल पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, और ये क्वेश्चन आप जब चाहे तब लिख सकते हो, ठीक है। आपने ये वाला पार्ट एड्रेस कर दिया, कमेंट तक आप आ गए हो। अब बस आपको अपना ये जो रायता है इसको समेटना है, इवैल्यूएशन करो। अब आप बताओ, यहाँ तो बता दिया ना कि ये रीजंस है, हैंस इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। उस इवैल्यूएशन को, जब भी हम स्टैटिक क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें वे फॉरवर्ड नहीं होता, उसमें इवैल्यूएशन देते हैं, तो इट कैन नॉट बी इरेडिकेटेड। जैसे आप बताओ कि ये प्रोलिफरेट हो चुका है वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप में, इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो चुका है, तो इस वजह से धीरे धीरे कास्ट सिस्टम छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। और रियलिटी देखो, आप कॉलेज में पढ़ते होगे, कॉलेज में ऐसा होता था, व्हेन आई वाज यंग, 21 का था, अभी भी यंग ही हूँ, बुढ़ा तो नहीं हो गया, ठीक। तो 21 की एज में जब मुझे लगता था कि रिलीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कास्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बंदे बहुत रैशनल हैं, वही लोग आजकल हर रिलीजन हर कास्ट के लोग फेसबुक पर मतलब ऐसे लड़ते हैं कि मतलब काट डालेंगे एक दूसरे को। तो ये चीज़ें लेकिन एग्जाम में लिखने नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू में ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने इवैल्यूएशन कर दिया, अल्टीमेटली आप बता रहे हो कैन नॉट बी इरेडिकेटेड, तो आपने यहाँ पर अपना जजमेंट दे दिया कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अब कंक्लूजन देना है, ठीक है। आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, आपसे रोना तो सिर्फ नहीं है कि आप सिर्फ रो रहे हो कि केजरीवाल ने कह दिया कि हमको तो सेंटर काम ही नहीं करने दे रहा, तो आप लीडरशिप में क्यों हो, ठीक है। तो कंक्लूजन में एग्री विद द स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव वे फॉरवर्ड देना है। तो मैं एग्री विद द स्टेटमेंट तो आई थिंक ऑलरेडी हो चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप बताओ कि लोग एग्री, मतलब शॉर्ट लाइन लिख सकते हो, या इस चीज़ को आप इवैल्यूएशन में भी डाल सकते हो। कंक्लूजन और इवैल्यूएशन आपके इस तरह से फ्लो करने चाहिए कि आपको पता ना चले, एग्जामिनर को पता ना चले कब आपने इवैल्यूएशन कर दिया, कब कंक्लूजन। इनफैक्ट आप हेडिंग दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं हेडिंग दूँ, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखूंगा, ओल्ड आइडेंटिटी के लिए एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। सम अटेम्प्ट्स में ऐसे बना दूंगा, या 1 2 3 4 5 6 करके लिख दूंगा। इसके बाद However, it is assuming new identities, ये 2 लाइन लिखूंगा, यहाँ पर बताऊंगा 1 2 3 4 5, ये एक पेज हो जाएगा। वाई पर रीजंस बताऊंगा कि रीजंस क्या है, ये एक सब हेडिंग, यहाँ पर 1 2 3 4 5 रीजंस, यहाँ पर लिखूंगा इवैल्यूएशन, यहाँ पर लिखूंगा कंक्लूजन। तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर दिखेगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा साइज करके बताऊँ तो पहले पेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा, यहाँ एक लाइन लिखी होगी, यहाँ पर एक फिगर बना होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट, ये हेडिंग सब हेडिंग होगी, 1 2 3 4 पॉइंट होंगे, फिर एक सब हेडिंग होगी यहाँ पर, सब हेडिंग नंबर 2, यहाँ 1 2 3 4 पॉइंट होंगे। देन पेज 2 में यहाँ पर एक हेडिंग ये, देन इवैल्यूएशन में 2 लाइन, देन कंक्लूजन 2 लाइन, खत्म। तो एक बहुत अच्छा आंसर दिखता है आपको, हर पार्ट पर स्टेप मार्किंग मिल सकती है। तो इस तरह की चीज़ बता दो इवैल्यूएशन में कि लोग जोड़े हुए हैं, लोअर कास्ट अभी भी अपने आप को प्रेफर करते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ तो
इसलिए कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी रखनी है। बड़ी कास्ट ये बता रही है कि मतलब हमारी कास्ट खतरे में है, लोअर कास्ट ही हमारे राइट्स को खा जा रहे हैं। आजकल उल्टा भी तो है, बड़ी कास्ट के लोग रोते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं लोअर कास्ट ने खा लिए, अगर हमारे बाप दादाओं ने कुछ गड़बड़ किया था तो हम उसके लिए क्यों भुगतें। अल्टीमेटली आप कंक्लूजन इसका क्या बताओगे, कुछ भी बता सकते हो कि कास्ट सिस्टम इज़ अ रिग्रेसिव सिस्टम, ठीक है। तो ये इमॉर्टल इंडियन लीगेसी का एक पार्ट है, ठीक है। हिस्ट्री अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत छोड़ जाती है, तो इट मस्ट बी एलिमिनेटेड। अगर हमने इसको एलिमिनेट कर दिया तो दिस कुड हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। इसके बाद आपको जो लिखना है लिख दो, अगर आपको कुछ भी लिखना है एक आधी कोट लिख के छोड़ दो, बस ख़त्म, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप लिखने की ट्राई करना। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, माय नेम इज़ कृष्णा। आपको लेक्चर पसंद आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो जो आपको परेशान करता हो दैट यू कैन सी, और इस क्वेश्चन को एक बार आप इनसाइट्स के पोर्टल पर देखना कि मतलब क्या अप्रोच है, जो आप आज तक रैट रेस में शामिल हो तो क्या अप्रोच है जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।